हेलो स्टूडेंट्स, यह उड़ान सार संग्रह का बुक है। हम लोग इसको पूरा कवर करने जा रहे हैं। ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है, 11th एडिशन। इसके साथ एक छोटा सा बुकलेट भी है एसपीटी और सीएनटी का। पूरा बुक हम लोग कवर करेंगे। अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए उपयोगी है। पिछले एडिशन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बुक में बहुत सारा वैल्यू एडिशन हुआ है, बहुत सारा मैप जोड़ा गया है। पिछले परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी इस बुक में ऐड कर दिया गया है। तो बुक में बहुत कुछ चेंजेस है। अगर आपके पास कोई एडिशन है तो देख लीजिए कि उससे इसमें कितना चेंज हुआ है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पूरा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था से शुरू करेंगे। ये टॉपिक हमारे झारखंड के कोई भी एग्जाम पूछ आए उसमें सब में आता है। ठीक है, तो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है मुंडा। मुंडा के बारे में कुछ तथ्य दिए हैं। यह मुंडा गांव का प्रधान होता है। यह पद वंशानुगत होता है। इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा गांवों के विवादों का निपटारा करना होता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खूंट कट्टी भूमि कहा जाता है तथा इस भूमि को निर्मित करने वाला खूंट कट्टीदार कहलाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। अब अगला है पढ़ा या परहा। पढ़ा या परहा किसको कहते हैं? कई गांव जैसे कि 15 से 20 गांव से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा या परहा कहा जाता है। यह अंतर ग्रामीण पंचायत है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या दो से अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना है। यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित होता है। यह मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल कार्तो या कर्ता होते हैं। पढ़ा के विभिन्न अधिकारियों का निम्न विवरण दिया हुआ है, इसको देखिए नीचे। ठाकुर, दीवान, पुरोहित, पांडे, घटवार, बरकंदाज, दरोगा या लाल। तो इसमें सबसे पहले ठाकुर के बारे में जानिए। पढ़ा राजा का सहायक होता है। दीवान जो है पढ़ा राजा का मंत्री है। इसको गढ़ दीवान तथा राज दीवान में विभाजित किया जाता है। पुरोहित जो है सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति का शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। पांडे जो है दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला अधिकारी होता है। घटवार जो है दंड में प्राप्त सामग्री का बंटवारा करने का कार्य करता है। बरकंदाज जो है गांव का सिपाही है, जैसे कि दरोगा सब काम करते हैं वैसे। दीवान के आदेश पर नोटिस तामील करना इसका काम है। दरोगा जो है सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करता है। देखिए बरकंदाज अलग हो गया थोड़ा, गांव का सिपाही है लेकिन ये दीवान के आदेश पर नोटिस तामील करने का काम है। और दरोगा का काम है सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करना। लाल जो है सभा का वकील होता है। बड़ लाल, मंझ लाल तथा छोट लाल में विभाजित होता है। हम लोग के घर तरफ ना कोई एक छोटे लाल या बड़ लाल होते थे, तब हमको समझ में नहीं आते थे कि ये टाइटल लोग क्यों लगाते हैं। अब समझ में आया कि क्यों लगाते हैं। चंवार डोलायत सभा में हाथ पैर धुलने का कार्य करता है, मतलब धुलवाने का काम करता है, पानी देने का काम करता है। पान खवास जो है सभा में चूना तंबाकू वितरित करने का कार्य करते हैं। हाथू मुंडा। हाथू मुंडा किसको कहेंगे? यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हाथू मुंडा कहा जाता है। मानकी पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानकी का पद वंशानुगत होता है कि नहीं होता है। पाहन। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। पाहन ही गांव में शांति बनाए हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाता है। इन कार्य हेतु उसे लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहते हैं। देखिए स्टार मार्क है, इसका मतलब है कि इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिएगा। अब है महतो। इस पेन का पहले कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ब्लू ही हो जा रहा है और ब्लू में ब्लू नहीं दिखता है। ग्रीन दिखेगा कि येलो दिखेगा? रेड करके देखते हैं एक बार, है ना, रेड दिखता है। चलिए महतो, यह मुंडा व पाहन का सहायक होता है। यह मुख्यतः गांव में संदेश वाहक का कार्य करता है। कौन? महतो करता है। अगला है भूत खेता। भूत खेता गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। पनभरा क्या है? पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है।
पढ़ा राजा किसको कहते हैं, या पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है या अखड़ा कहा जाता है, जो गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी है। मुंडा गांव में पंचायतों की बैठकों का आयोजन अखड़ा या अखड़ा में किया जाता है। अन्य तथ्य जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, करता, लाल आदि नामक अधिकारी होते हैं, जो पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग करते हैं। परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है, लेकिन इनकी स्थिति अच्छी होती है। मतलब कि मुंडा शासन व्यवस्था या मुंडा समाज में जो स्त्री की जो स्थिति है वो बुरी नहीं होती, अच्छी होती है। उनको इज्जत काफ़ी मिलता है, बस है कि उनको कोई पद नहीं मिलता। ठीक है, इस शासन व्यवस्था में कोई उनको पद नहीं मिलता। लोहाजिमी क्षेत्र रांची में 9 जून को गुड़िया पाहन के मुंडा व पढ़ा राजा वर्ष में एक बार मुलाकात करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 9 जून का ऐतिहासिक महत्व भी है, तो आप हमको कमेंट में बताएंगे कि 9 जून को हम लोग याद करके चलते हैं, क्या ऐतिहासिक महत्व है इस 9 जून का। विभिन्न संदर्भों में परंपरागत शासन की भूमिका। विकास संबंधी कार्यों के संदर्भ में, गांव में विकास कार्यों के संदर्भ में विचार विमर्श हेतु मुंडा वयस्क सदस्यों की सभा का आयोजन करता है। इसमें ही विकास संबंधी आवश्यकताओं पर निर्णय होता है। विकासात्मक कार्यों में गांव के वयस्क सदस्यों द्वारा श्रम दान भी किया जाता है, यानी कि काम करेंगे उसका जो तनख्वाह होगा उस दिन का नहीं लेंगे। ठीक है। धार्मिक क्रियाकलापों के संदर्भ में गांव के पुजारी या पाहन द्वारा धार्मिक कार्यों की तिथि सुनिश्चित की जाती है। धार्मिक कार्यों हेतु तिथि का निर्धारण करने हेतु आयोजित सभा में पुजारी के साथ साथ मुंडा, महतो व गांव के बुजुर्ग व वयस्क सदस्य भी उपस्थित रहते हैं। विवादों के संदर्भ में, अगर गांव में कोई विवाद हो गया तो क्या होगा, विवादों के निपटारे हेतु मुंडा द्वारा सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों के साथ साथ गांव के बुजुर्ग भी उपस्थित होते हैं। संबंधित पक्षों की बात सुनने के पश्चात पाहन व महतो की सलाह से मुंडा द्वारा दंड तय किया जाता है। किसकी सलाह से? पाहन और महतो की सलाह से मुंडा द्वारा दंड तय किया जाता है। अब आगे देखिए, विवादों के संदर्भ में छोटे अपराधों के लिए आर्थिक दंड प्रदान किया जाता है, जबकि बड़े अपराधों के लिए समाज से बहिष्कृत करने का भी आदेश दिया जा सकता है। ग्रामीण स्तर पर विवादों का निपटारा नहीं होने पर इसे पढ़ा सभा में तथा पढ़ा सभा में विवादों का निपटारा नहीं होने पर इसे 22 पढ़ा राजा की सभा में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो मुंडा शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की भांति कार्य करता है। यौन अपराधों के संदर्भ में किसी पुरुष द्वारा किए गए यौन अपराधों पर कठोर दंड प्रदान किया जाता है। यदि यौन अपराध करने वाले पुरुष और यौन अपराध की शिकार होने वाली महिला के बीच विवाह होने की कोई गुंजाइश हो तो उनका विवाह करा दिया जाता है। ऐसे मामलों का निपटारा यदि ग्रामीण स्तर पर नहीं हो पाता तो उसे पढ़ा राजा के सभा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऐसे मामले में पढ़ा राजा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होता है। अब एक नज़र में ये कॉलम देख लीजिए, जितना देर पढ़े हैं एक बार कॉलम देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। स्तर पे दिया है ग्राम स्तर, अंतर्ग्रामीण स्तर और समुदाय स्तर, 3 स्तर पर बटा हुआ है। ग्राम स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे खूटकट्टी पंचायत और ग्राम पंचायत, अंतर्ग्रामीण में पढ़ा पंचायत जो कि 15 से 20 गांव होगा, और समुदाय स्तर पर पढ़ा राजा जो कि 22 गांव का प्रमुख होगा। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। यह है मुंडा जो कि ग्राम प्रमुख होता है। हातू मुंडा ग्राम पंचायत, हातू पंचायत का प्रधान होता है। पाहन जो है धार्मिक प्रधान होता है। पनभरा पाहन का सहायक होता है। महतो संदेशवाहक होता है। ठीक है, एकदम पाहन को पहले याद रखिएगा, धार्मिक प्रधान ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछता है, ये तो पूछा हुआ ही है। पनभरा जो है पाहन का सहायक है और महतो जो है संदेशवाहक है। मानकी जो है पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है और पढ़ा राजा पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है। दीवान, पांडे, कर्ता, कोतवाल, दरोगा और लाल, अभी हम लोग सबके बारे में पढ़े थे कि कौन क्या होता है। अगर याद है तो याद कीजिए। दीवान किसको कहते थे? दीवान के बारे में बताइए। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री था। पांडे जो कि दस्तावेज रखने वाला अधिकारी था। कर्ता, कोतवाल, दरोगा का काम तो आप पढ़े। और लाल, लाल क्या था? वकील था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था का इतिहास।
अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा ने पढ़ा पंचायतों के मानकियों से विचार विमर्श करने के पश्चात अपने दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय को 64 ईस्वी में शासन की बागडोर सौंप दी। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ शताब्दी 64 ईस्वी में हुआ तथा राजा फनी मुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित किया गया। फनी मुकुट राय ने सुत्यांबे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। नागवंशी शासक मुंडाओं को अपना बड़ा भाई मानते थे तथा उन्होंने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। इनके शासनकाल में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। लंबे समयांतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन लक्षित होता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना एक प्रकार का कर लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई। इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। परिणामतः संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन पर पड़ने लगा। नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जनसाल को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। बाद में बंदी से रिहा होने पर दुर्जनसाल ने 6000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर या मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया तथा इसे वसूलने की जिम्मेदारी पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया। इन मानकियों को नागवंशी शासन में भुईहरी कहा जाता था। नागवंशी शासन काल में मुंडा मान की व्यवस्था को भुईहरी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था तथा पढ़ा को पट्टी नाम से संबोधित किया जाता था। भुईहरी पढ़ा में पंचायत एक स्थायी व्यवस्था थी। अब अगला पेज देखते हैं। बाद में नागवंशी राजाओं ने मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे। इनके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी। इस अनियमित मालगुजारी को नजराना या पेशकश कहा जाता था। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। फोर्ट विलियम को छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। 1773 में विठली को छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया गया ताकि कर की वसूली निर्बाध तरीके से की जा सके। 1780 में छोटा नागपुर, खास रामगढ़ तथा चतरा को मिलाकर रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया। इसका संचालन शेर घाटी से किया जाता था तथा चैपमैन को कर वसूली की जिम्मेदारी दी गई। अगला है अंग्रेजी शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो गई। इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई तथा इसके स्थान पर नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। नागवंशी शासन व्यवस्था के दौरान शासन संचालन हेतु विभिन्न पदों का सृजन किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के संबंध में ऐसे 22 पदधारियों के बारे में वर्णन मिलता है जो कि निम्नलिखित है। देख लीजिए, सबका नाम पढ़ लीजिए। महतो, भंडारी, ओहदार, गौंझू, दिगवार, बाराहिल, अमीन, पांडे, चौबदार, बरकंदाज, विरतिया, गोड़ाइत, घटवार, पोदार, जामादार, साहनी, कोटवार, चौधरी, बड़ाइक, बख्शी, इलाकादार और तोपची। ठीक है, तो ये 22 पदाधिकारी लोग हैं। अब देखिए नागवंशी शासन व्यवस्था एक नज़र में आप इसको याद कर लीजिए। पहले देखिए ग्राम स्तर पर, तो महतो और भंडारी है ग्राम स्तर पर। महतो किसको कहेंगे? यह गांव का प्रमुख व्यक्ति था। और भंडारी यह राजा के गांव में खेती करने तथा अनाज के भंडारण हेतु उत्तरदायी था। अब पट्टी या पढ़ा स्तर पर भूइहर होते थे, जागीरदार होते थे, पाहन होते थे। भूइहर जो है यह आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए उत्तरदायी था। इसे विभिन्न न्यायिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। जागीरदार किसको कहेंगे? इसे मुगल काल में लगान की वसूली हेतु नियुक्त किया जाता था। पाहन पट्टी के स्तर पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के आयोजन व संचालन हेतु पाहन जिम्मेदार होता था। ठीक है, तो हम लोग पाहन के लिए धार्मिक प्रधान याद रखेंगे। अब देखिए राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर महाराज होते थे। हम लोग ऐसा कहते हैं नागवंशी महाराज।
फिर दीवान और पांडे। नागवंशी शासन व्यवस्था के लागू होने पर राजा को महाराज सबसे संबोधित किया जाता था। यह राज्य का वित्त प्रमुख, नहीं, दीवान के बारे में है। यह राज्य का वित्त प्रमुख था तथा राज्य के सभी वित्त कार्यों के लिए जिम्मेदार था दीवान। पांडे कौन था? पंच द्वारा या पढ़ा राजा द्वारा लिए गए निर्णयों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पांडे की होती थी। ठीक है, इसमें आपको मुंडा शासन व्यवस्था का बहुत छाप दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, एक कॉलम में इसको याद कर लीजिए। नागवंशी शासन व्यवस्था संरचनात्मक ढांचा, ग्राम स्तर, अंतर्ग्रामीण स्तर और राज्य स्तर। अगर कहें कि ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत था, महतो और भंडारी। महतो ग्राम का प्रमुख था, भंडारी अनाज भंडारण के अधिकारी था। और अंतर्ग्रामीण स्तर पर कहें तो पढ़े या पट्टी था, जिसमें भूइहर पाहन था। भूइहर जो था मालगुजारी का संग्रहक था और पाहन धार्मिक प्रधान था। राज्य स्तर पर एक महाराज थे, उसका दीवान था और पांडे था। महाराज जो थे वो राजा होते थे, दीवान वित्त प्रमुख होता था और पांडे संदेशवाहक होता था। अगर पूरा चैप्टर पढ़ें और ये कॉलम को देखें, याद हो गया। जब कभी रिवीजन कर रहे हैं तो अगर पूरा चैप्टर पढ़े हैं और आपको ऐसा लगता है कि बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ इसको भी याद कर लीजिएगा, तो चैप्टर रिवीजन हो जाया करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसका होता है? तो उरांव जनजाति का होता है। अपने आप में एक प्रश्न है पहला कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किनकी शासन व्यवस्था है? तो उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। यह मुख्यतः उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण देखिए। पहला है महतो। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे महतो कहा जाता है। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। इस कार्य में गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। महतो से क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला है मांझी। यह महतो का सहयोगी होता है जो महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पढ़ा किसको कहते हैं? कई गांवों जैसे कि 5, 7, 11, 21 या 22 से मिलकर बनी पंचायत अंतर्ग्रामीण पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना है। यह निम्न, मध्य तथा उच्च 3 स्तरों में विभक्त होता है। निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत में फैसले का निपटारा ना होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। अभी आप मुंडा शासन व्यवस्था पढ़े जिसमें कहा गया कि महिलाओं को वहाँ कोई पद नहीं मिलेगा, उसका कोई सहभागिता नहीं होता है। लेकिन आप इसको पढ़ रहे पढ़ा शासन व्यवस्था को, उसमें क्या है कि महिलाएं थोड़ा बहुत भाग ले रही हैं। पनभरा, यह पढ़ा पंचायत की बैठकों में जलपान का प्रबंध करने हेतु होता है, इसलिए नाम भी पनभरा है। पढ़ा राजा, यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सका, उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह सर्वोच्च पदधारी है जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है तथा इनके बीच समन्वय बनाता है। पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णित मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब देखिए डाडा पढ़ा। यह कई गांवों को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है। इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह दिया जाता है। पढ़ा पंच, अश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। दूध भैया गांव किसको कहते हैं? यदि कोई गांव संबंधित पढ़ा से बिना संबंध विच्छेद किए किसी अन्य पढ़ा से संबद्ध होना चाहता है तो उसे दूध भैया गांव कहा जाता है। जब दूध भैया गांव नए पढ़ा में शामिल होता है तो वह अंतर पढ़ा बन जाता है। अब देखिए पाहन। पाहन से भी प्रश्न पूछा गया है। स्टार मार्क का मतलब है कि क्वेश्चन पहले इससे आया है। यह गांव का एक धार्मिक प्रधान होता है। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन पाहन द्वारा ही किया जाता है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाती है। शुरुआत में पाहन का प्रमुख कार्य गांव के सभी प्रशासनिक व धार्मिक कार्यों का संपादन करना था तथा इसे संबंधित कुल को पाहन खूट कहा जाता था, लेकिन अब सिर्फ धार्मिक कार्य करता है। बैगा, इसे बैगा या वैद्य भी कहा जाता है। यह पाहन को सहयोग करता है।
यह सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है। महतों के कार्यभार से पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। अन्य तथ्य, इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा गांव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेरे गांव, चौथे को कोटवार गांव तथा शेष को प्रजा गांव कहा जाता है। याद रखिएगा, यह अच्छा लगा सुनने में। विभिन्न संदर्भों में परंपरागत शासन की भूमिका। विकास, शांति व सुरक्षा संबंधी मामलों के संदर्भ में ग्रामीण विकास हेतु रणनीति ग्रामीणों के साथ साथ शासन व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों द्वारा मिलकर किया जाता है। परंपरागत शासन व्यवस्था की इकाइयों द्वारा ग्रामीणों की सहायता से गांव में शांति व सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। धार्मिक कार्यों के संदर्भ में पाहन द्वारा धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है तथा इस कार्य में बैगा की मदद ली जाती है। करम पर्व के अवसर पर महतों द्वारा सबसे पहले कर्मा वृक्ष को गाड़ा जाता है, इसके बाद ही ग्रामीण इसमें शामिल होते हैं। विवादों के संदर्भ में, अगर विवाद हो गया तो क्या करना है? विवादों के निपटारे हेतु महतों द्वारा मांझी की सहायता से ग्रामीणों की बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें महतों के साथ साथ मांझी, शासन व्यवस्था के अन्य पदाधिकारी, ग्रामीण व विवाद से संबंधित पक्ष शामिल होते हैं। सभी पक्षों से विचार विमर्श के पश्चात पंच द्वारा निर्णय दिया जाता है। यदि किसी विवाद का निपटारा ग्रामीणों की सभा में नहीं हो पाता है तो उसे पढ़ा राजा के मंच में या उनके पंच में स्थानांतरित कर दिया जाता है। सामान्यतः दोषी को पंच द्वारा आर्थिक दंड दिया जाता है। यौन अपराधों के संदर्भ में, यौन अपराध के मामले में दोषी व्यक्ति को सामान्यतः पीड़ित लड़की से विवाह करने का निर्णय सुनाया जाता है। यदि आरोपी द्वारा पंच के निर्णय की अवहेलना की जाती है तो सामान्यतः उसके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। अब इसको कॉलम में एक बार देख लीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, संरचनात्मक ढांचा, ग्राम स्तर पर, अंतर ग्रामीण स्तर पर और समुदाय स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, जिसमें महतो जो है ग्राम का प्रमुख है, मांझी महतो का सहयोगी है, पाहन जो है वो धार्मिक प्रमुख है, बैगा पाहन का सहयोगी है। अगर अंतर ग्रामीण में देखें तो डाडा पढ़ा है और पढ़ा पंचायत है। डाडा पढ़ा का कोई उतना अधिकारी नहीं दिया है और पढ़ा पंचायत के बारे में 5, 7, 11, 21 या 22 गांव मिलकर बनता है। पढ़ा राजा इसका हेड है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कहलाता है। समुदाय स्तर पर पढ़ा दीवान जो कि सर्वोच्च पदाधिकारी है, थोड़ा सा मेरे से कट गया है ये, याद रखिएगा पढ़ा दीवान है, इसको सर्वोच्च पदाधिकारी पढ़ के चलिएगा, ठीक है। अब आ गए मांझी शासन व्यवस्था में, ठीक है। तो अगला हम लोग पढ़ रहे हैं मांझी शासन व्यवस्था। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना या मांझी परगनैत शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पहला लाइन ही अपने आप में क्वेश्चन है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था या मांझी परगनैत शासन व्यवस्था किन की शासन व्यवस्था है? तो संथाल की है, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। अन्य सामाजिक व्यवस्था की ही भांति इस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सामूहिक एवं पारिवारिक जीवन में बचपन से ही नियमों एवं उपनियमों की सीख दी जाती है। इसकी अवहेलना करने पर पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड प्रदान किए जाते हैं, जिसमें शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार के दंड सम्मिलित हैं। संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है, याद रखिए, जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक थी। मांझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत है। पहला है मांझी। मांझी के बारे में क्या दिया है? इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है जिसका प्रधान मांझी कहलाता है। यह गांव की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। मांझी को सफलतापूर्वक शासन संचालित करने हेतु विभिन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यह ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े आदि समस्याओं का समाधान करता है। मांझी हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर गांव के लगभग सभी मामलों का निपटारा करता है। हत्या के मामले में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है, यानी कि हत्या का मामला छोड़ करके गांव का सभी मामला ये देखेगा। मांझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित कराने तक का अधिकार प्राप्त होता है। प्रामाणिक या प्राणिक, इसको पढ़िए, प्रामाणिक लिखा है या प्राणिक लिखा है। यह उप प्रधान है।
मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन प्रमाणिक करता है। इसे उप मांझी भी कहा जाता है। क्वेश्चन इससे पूछा गया है, देखिए कितनी बार पूछा गया है, इसलिए कितना जगह स्टार लगा हुआ है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है गुड़ैत या गुड़ाइत। यह मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य गुड़ैत द्वारा ही किया जाता है। यह लोगों को विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करता है। यह गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करता है कि किसके घर में क्या चल रहा है। जोग मांझी शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांझी की सहायता करने हेतु एक सहायक होता है, जिसे जोग मांझी कहा जाता है। यह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है। साथ ही यह विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता भी है। जोग प्राणिक, यह जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का संचालन करता है। जोग प्राणिक जो है, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसका दायित्व निभाता है। परगनैत किसको कहेंगे? इस व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को आपस में मिलाकर परगना निर्मित होता है, जिसे प्रधान परगनैत कहा जाता है। विभिन्न गांवों के बीच विवादों का निपटारा परगना में किया जाता है। कहाँ होता है? परगना में किया जाता है। अब देखिए देश मांझी या मोड़े मांझी, यह परगनैत का सहायक होता है जो 5 से 8 गांवों का प्रधान होता है। इस प्रकार एक परगनैत के एक से अधिक सहायक हो सकते हैं। जो मामला मांझी द्वारा नहीं सुलझ पाता है उसे देश मांझी को भेज दिया जाता है तथा देश मांझी की पंचायत में अनसुलझे मामलों को परगनैत को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार यह व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के समरूप प्रतीत होती है। दिसुम परगना, यह परगनैत से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। जिन मामलों का निवारण परगनैत की सभा में नहीं हो पाता उसे दिसुम परगना को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। ठीक है। भगदो प्रजा, झगड़ों के निपटारे में गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है। इस यहाँ स्टार मार्क नहीं है, लेकिन इससे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा कि भगदो प्रजा किसको कहते हैं। इसलिए इन लोगों को जमीन नहीं दिया जाता है, खाली एक वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, इनसे विचार विमर्श कराया जाता है। लासेर टंगाई, यह गांव के प्रहरी की भांति कार्य करता है जो बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है। चौकीदार, यह पुलिस की भांति कार्य करता है। यह मांझी के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। नायके किसको कहेंगे? गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। धार्मिक अपराधों पर फैसला नायके द्वारा किया जाता है। कुडाम नायके, यह उप नायके की भांति कार्य करता है। यह गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता है। अब है सुसारिया, सभा को सुचारू रूप से संचालित करना इसका प्रमुख कार्य है। सुसारिया का नाम से याद हो जाएगा आपको। लोबीर सेंद्रा, यह इस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। और सेंद्रा बेसी, यह इस शासन व्यवस्था में शिकार परिषद है। सेंद्रा बेसी से तो ये याद हो जाएगा। करेला दंड सबसे हल्का दंड है। करेला दंड, जिसके तहत अपराधी को 5 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का दंड लगाया जा सकता है। अब है बिटलाहा, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। बिटलाहा इस शासन व्यवस्था की सबसे कठोर सजा है जो यौन अपराधों के दोषी को दिया जाता है। बिटलाहा के तहत यौन अपराधी का पूर्ण बहिष्कार करते हुए उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर बिटलाहा की सजा को समाप्त करने का भी प्रावधान है। अन्य तथ्य, भगदो प्रजा को छोड़कर से सभी पदधारियों को इस शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान की जाती है। इस शासन व्यवस्था में मगसिम के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। यूल रूल्स 1856 में आया था। इसके नियम के आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी, क्योंकि 1855 से लेकर के 56 में संथाल परगना में संथाल विद्रोह हुआ था। इसी का देन था यूल रूल्स, याद रखिएगा। ठीक है। विभिन्न संदर्भों में परंपरागत शासन की भूमिका। विकास, शांति व सुरक्षा संबंधी मामलों के संदर्भ में ग्रामीण विकास हेतु रणनीति ग्रामीणों के साथ साथ शासन व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों द्वारा मिलकर किया जाता है। परंपरागत शासन व्यवस्था की इकाइयों द्वारा ग्रामीणों की सहायता से गांव में शांति व सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। धार्मिक कार्यों के संदर्भ में नायके द्वारा धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है तथा इस कार्य में कुडाम नायके की मदद ली जाती है।
अब आ जाइए विवादों के संदर्भ में। अगर कोई विवाद हो जाए तो क्या करेंगे? मांझी द्वारा ग्रामीणों की सभा में विवादों का निपटारा किया जाता है। किसी विवाद की जानकारी मिलने पर मांझी द्वारा गोड़ाइत के माध्यम से प्रमुख अधिकारियों जैसे कि प्रमाणिक, जोग प्राणिक, जोग मांझी, नायके, कुडाम नायके आदि भगदो प्रजा, गांव के बुजुर्ग, ग्रामीण व संबंधित पक्षों को सभा में आमंत्रित किया जाता है। शिकायत या विवाद से संबंधित पक्षों द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद भगदो प्रजा द्वारा मामले पर विचारोपरांत प्रमाणिक द्वारा दंड का निर्धारण किया जाता है। अपराधों के लिए दिए जाने वाले दंड में सबसे हल्का दंड करेला दंड तथा सबसे गंभीर दंड बिटलाहा है। इसको हम लोग पढ़े थे। जमीन संपत्ति से जुड़े विवादों का निपटारा मांझी की सभा द्वारा किया जाता है। मामले का निपटारा मांझी द्वारा आयोजित सभा में नहीं होने पर देश मांझी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। देश मांझी द्वारा विवाद का समाधान नहीं होने पर की स्थिति में परगनैत के पास प्रस्तुत किया जाता है। यौन अपराधों का निपटारा भी मांझी की सभा में ही किया जाता है। यदि यौन अपराधी तथा पीड़िता का गोत्र यानी कि किली अलग अलग है तो सामान्यतः दोनों का विवाह करा दिया जाता है, परंतु यदि दोषी पुरुष विवाह से इनकार कर देता है तो इस मामले को देश मांझी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। देश मांझी द्वारा मामले का निष्पादन नहीं कर पाने की स्थिति में इसे परगनैत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। किसी अवैध संतान से संबंधित मामलों का निष्पादन जोग मांझी द्वारा आयोजित बैठक में किया जाता है। किसी अवैध संतान के पिता के पहचान हेतु बच्चे की मां से पिता का नाम पूछा जाता है। यदि लड़की बच्चे के पिता की पहचान करती है व गवाहों से प्रमाणित हो जाता है तो उस स्त्री को पहचाने गए व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। यदि स्त्री अवैध संतान के पिता की पहचान नहीं कर पाती है तो गांव को अपवित्र माना जाता है व गांव को पवित्र अतु सफा करने हेतु लड़की के परिवार से दंड के रूप में पूजा सामग्री ली जाती है। यदि अवैध संतान की पिता की पहचान नहीं हो पाती है तो लड़की के पिता के द्वारा किसी लड़के के साथ उस लड़की का विवाह कर दिया जाता है और अवैध संतान का नामकरण इसी व्यक्ति के गोत्र के आधार पर किया जाता है। यदि किसी अवैध संतान की मां का विवाह किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं हो पाता है तो ऐसी अवैध संतान का नामकरण जोग मांझी के गोत्र से ही किया जाता है। इस जनजाति में यौन अपराधों के दोषी व्यक्ति को बिटलाहा की सजा प्रदान की जाती है, जिसके तहत दोषी व्यक्ति को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यद्यपि दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर बिटलाहा की सजा की समाप्ति का भी प्रावधान रखा गया है। अब देखिए एक कॉलम में पूरा दिया हुआ है, आप इसको रट जाइए तो रिवीजन फास्ट हो जाएगा। फिर वही हाल है इसमें भी, ग्राम स्तर, अंतर्ग्रामीण स्तर और समुदाय स्तर। तो पहले ग्राम स्तर पर देखते हैं। मांझी जो है ग्राम का प्रमुख है, प्रमाणिक जो है उपमांझी, गुड़ैत मांझी का सचिव, जोग मांझी मांझी का सहायक, जोग प्राणिक जोग मांझी का सहायक, नायके धार्मिक प्रधान, कुड़ाम नायके नायके का सहायक, भगदो प्रजा वरिष्ठ व्यक्तियों का समूह, लासे टंगाए सुरक्षा प्रहरी, चौकीदार पुलिस। देश मांझी जो है अंतर्ग्रामीण पे आ गया, तो एक बार इसको थोड़ा ऊपर स्लाइड कर लेते हैं। अंतर्ग्रामीण स्तर पर 5 से 8 गांवों की पंचायत जिसको देश मांझी कहते हैं। परगनैत का सहायक। परगना देखिए समुदाय स्तर पर परगना है और दिसुम परगना है। परगना में परगनैत है परगना का प्रमुख, और दिसुम परगना है परगनैत से ऊपर अवस्थित होता है। तो ये कॉलम एक जगह दिया हुआ है, इसको जब आप रिवीजन करें तो एक बार में कॉलम देखेंगे आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। ऐसे रिवीजन के टाइम भी पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि 2 पन्ना पर तो है ये है। अब है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। किसका होता है मुंडा मान की शासन व्यवस्था? हो जनजाति का होता है। हो जनजाति का पारंपरिक शासन व्यवस्था है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पहला लाइन एक क्वेश्चन बन सकता है। इस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। तो चलिए दूसरा लाइन भी अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया। तीसरा लाइन, इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। तीसरा लाइन भी एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए कितना अच्छा है तीनों लाइन। हो जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा जाता था।
ऐसे कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी निर्मित की जाती थी जिसका प्रमुख मानकी होता था। इसी शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत है। इसको पढ़ते हैं मुंडा के बारे में। सबसे पहले, इस शासन व्यवस्था में किसी गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है। यह प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्रित करने का कार्य करता है। इसके बाद दिया हुआ है डाकुआ। डाकुआ किसको कहते हैं? यह मुंडा का सहयोगी होता है तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाता है। दंड के रूप में प्राप्त राशि का 50% डाकुआ को पारिश्रमिक के तौर पर प्रदान किया जाता है तथा 50% राशि का प्रयोग गांव के विकास हेतु व्यय किया जाता है। अगला है मानकी। 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पीढ़ या पढ़ा का निर्माण होता है जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है। देखिए स्टार मार्क है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिन विवादों का निपटारा मुंडा द्वारा नहीं हो पाता है उसे मानकी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा तथा डाकुआ की उपस्थिति होती है जिसे सर्वसम्मति से किसी मामले का निपटारा किया जाता है। मानकी द्वारा तहसीलदार, राजस्व अधिकारी के सहयोग से गांव से लगान वसूला जाता है। अगला देखते हैं। नहीं, इसमें और एक पॉइंट बच गया। वसूले गए राजस्व को ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करने से पूर्व पारिश्रमिक के तौर पर 16% मुंडा को तथा 10% मानकी को दिए जाने का प्रावधान था। देखिए नया नया चीज़ जोड़ा गया है बुक में, नया नया जो इन्फॉर्मेशन है इसको याद कीजिए, मे भी इससे क्वेश्चन आगे बनेगा। तो मुंडा को कितना मिल रहा है? 16%। मानकी को कितना मिल रहा है? 10%। ठीक है, आगे चलिए। 3 मानकी। यह 3 मानकियों की समिति होती है जहां मानकी द्वारा अनिर्णित मामलों का निपटारा किया जाता है। पीर पंच। पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। तहसीलदार किसको कहेंगे? यह गांव का राजस्व अधिकारी होता है जो मुख्यतः लगान वसूली का कार्य करता है। देहुरी किसको कहेंगे? यह गांव का धार्मिक प्रधान है तथा पूजा पाठ, पर्व त्योहारों, शादी विवाह आदि में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है, देहुरी कहलाता है। यात्रा देहुरी किसको कहते हैं? यह देहुरी का सहयोगी होता है जिसको यात्रा देहुरी कहते हैं। अगला है विभिन्न संदर्भों में परंपरागत शासन की व्यवस्था या भूमिका। तो पहला है कि विकास, शांति व सुरक्षा संबंधी मामलों के संदर्भ में ग्रामीण विकास हेतु रणनीति ग्रामीणों के साथ साथ शासन व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों द्वारा मिलकर किया जाता है। यह लाइन तो अभी तक लगता है कि जितना पढ़े सब में सेम ही लिखा हुआ था, है ना। परंपरागत शासन व्यवस्था की इकाइयों द्वारा ग्रामीणों की सहायता से गांव में शांति व सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। पूरा गांव का जिम्मेदारी है, सब मिलके करते हैं। धार्मिक कार्यों के संदर्भ में देहुरी द्वारा धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है तथा इस कार्य में यात्रा देहुरी की मदद ली जाती है। अब बात करेंगे विवादों के संदर्भ में। मुंडा द्वारा ग्रामीणों की सभा में विवादों का निपटारा किया जाता है। विवादों के निपटारे हेतु आयोजित बैठक में मुंडा, गांव के गणमान्य व्यक्ति तथा विवादों से संबंधित पक्ष शामिल होते हैं। बैठक में शामिल होने के लिए डाकुआ के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है। किसी अपराध के दोषी को मुंडा द्वारा दंड प्रदान किया जाता है। छोटे अपराध के लिए छोटा तथा बड़े अपराध के लिए बड़ा आर्थिक दंड दिया जाता है। जमीन संपत्ति से जुड़े विवादों का निपटारा मुंडा मानकी की सभा द्वारा किया जाता है। मुंडा सभा में मामले का निपटारा नहीं होने पर इसे मानकी सभा में तथा यहाँ भी निपटारा नहीं होने पर 3 मानकियों की सभा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब देखिए यौन अपराधों के संदर्भ में। यौन अपराधों का निपटारा भी मुंडा की सभा में ही किया जाता है। यदि यौन अपराधी तथा पीड़िता का गोत्र अलग अलग है तो सामान्यतः दोनों का विवाह करा दिया जाता है, परंतु यदि दोषी पुरुष विवाह से इनकार कर देता है तो इस मामले को मानकी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। मानकी द्वारा मामले का निष्पादन नहीं कर पाने की स्थिति में से 3 मानकियों की समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब ये देखिए बॉक्स है यहाँ पे, यह आपको रिवीजन के टाइम भी काम देगा और इसको यहाँ फटाफट देखिए। ग्राम स्तर पर, अंतर्ग्रामीण स्तर पर और समुदाय स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और अंतर्ग्राम में पीढ़ या पढ़ा पंचायत जो कि 15 से 20 गाँव का समूह होगा, और समुदाय स्तर 3 मानकी की पंचायत। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखिए मुंडा जो है ग्राम प्रमुख है, डाकुआ संदेश वाहक है, देहुरी धार्मिक प्रमुख है, यात्रा देहुरी देहुरी का सहायक है, तहसीलदार राजस्व अधिकारी है,
मानकी जो हैं वो पढ़ा पंचायत के प्रधान हैं, और 3 मानकी, यही 3 मानकी मिलकर एक 3 मानकी का समूह बनाया है। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है वो खड़िया जनजाति का है। ठीक है, खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर या ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है। ढोकलो या डोकलो। खड़िया जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है, अतः इसके स्वशासन पद्धति में मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप दिखाई पड़ती है। ढोकलो का अर्थ है बैठक तथा सोहोर का अर्थ है अध्यक्ष। खड़िया जनजाति के मुख्यतः 3 प्रकार हैं: दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया तथा पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया। इन तीनों की स्वशासन पद्धति में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। सन 1934-35 के लगभग खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण हेतु एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे ढोकलो के नाम से जाना गया। देखिए, ये वाला जो था ना सभा, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, कहीं से इससे क्वेश्चन आया था एक साल। ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया, जबकि इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। यही क्वेश्चन आया था। हम कहे थे कि बुक में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको ऐड किया गया है। सर बहुत अच्छा काम किए हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको स्टेटमेंट बना करके चैप्टर्स में जोड़ा गया है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, और यही क्वेश्चन पूछा ही गया था कि ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जाति प्रथा तथा समर्थन किया गया, जबकि इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। 4 स्टेटमेंट दे दिया था, उसमें एक हटाना था, तो वही है इसमें। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत है। तो संबंधित तथ्य में देखिए महतों के बारे में क्या डेफिनेशन है। परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव बसाया था उन्हें महतो कहकर संबोधित किया जाता है। महतो को गांव का मुख्य व्यक्ति या प्रधान माना जाता है। यह पद सामान्यतः वंशानुगत होता है महतो को। ठीक है, गांव वालों की सहमति से महतो को बदला भी जा सकता है। गांव के पंचायतों छांदिया में महतो अनिवार्य रूप से भाग लेता है तथा किसी दंड संबंधी फैसले में महतो की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नोट में लिखा है कि पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डंडिया तथा धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। दिहुरी धार्मिक कार्यों के साथ साथ डंडिया के कार्यों में भी सहयोग करता है। छंदिया, खड़िया गांव के ग्राम पंचायत को छंदिया कहा जाता है। ठीक है, खड़िया गांव के ग्राम पंचायत को क्या कहेंगे? छंदिया कहेंगे। नेगी किसको कहते हैं? यह गांव के मुखिया का सहयोगी होता है। यह गांव के मुखिया का संदेशवाहक भी होता है। मुखिया का सहयोगी भी है और उसका संदेशवाहक भी है, इसको नेगी कह रहे हैं। अब देखिए नया नया नाम यहाँ सुनने को मिल रहा है, धीरा या धीड़ा। खड़िया समाज में जात्य पंचायत को धीरा या धीड़ा कहा जाता है। जात्य पंचायत को धीड़ा का सभापति डंडिया कहलाता है। देख लीजिएगा क्या पढ़ेंगे इसको। ठीक है, यह शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। 20 से 25 गांव के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। यह करटाहा है। हम नाम नहीं बताए और तुरंत पढ़ना शुरू कर दिए थे। गलत नहीं इसको समझना है कि ये धीरा या धीड़ा नहीं था, ये करटाहा के बारे में इतना डेफिनेशन है। ठीक है, करटाहा के बारे में कह रहा है कि यह शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। 20 से 25 गांव के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। इस पद पर किसी ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान एवं सामाजिक रीति रिवाजों के जानकार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है करटाहा के पद पर। यह पद वंशानुगत नहीं होता है तथा करटाहा को किसी प्रकार का वेतन प्रदान नहीं किया जाता है। ठीक है, यह गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है तथा गांव के विवादों तथा अन्य समस्याओं का समाधान करता है। प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहोर को देने का कार्य करता है। यह विभिन्न विवादों के फैसले से राजा को अवगत भी कराता है। यह पूजा पाठ द्वारा उन परिवारों के शुद्धिकरण या भात भीतर का कार्य भी करता है जिन्हें अशुद्ध घोषित किया गया है। यौन संबंधी अपराधों की दशा में दोषी व्यक्ति को बिटलाहा की सजा देकर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। नियमों की अवहेलना करने पर करटाहा को पद से हटाया भी जा सकता है। करटाहा के ऊपर के पदाधिकारी को क्रमशः रेड, परगना राजा तथा खड़िया राजा कहा जाता है। देखिए सबसे पहले करटाहा, उससे बड़ा रेड, उससे बड़ा जो पद होगा वो परगना राजा का होगा और सबसे बड़ा खड़िया राजा का होगा।
अब खूट के बारे में कह रहा है कि अंतरग्रामीण यानी कि 2 या अधिक गांव से संबंधित विवादों के निपटारे हेतु सभी गोत्र के गांव द्वारा मिलकर एक क्षेत्र प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाता है जिसे खूंट कहा जाता है। ठीक है, इसे पढ़ा पंचायत भी कहा जाता है। खूंट की सभा को कुटुंब सभा भी कहा जाता है। खूंट की सभा को कुटुंब सभा कहा जाता है। खड़िया घाट किसको कहते हैं? खूंट अंतरग्रामीण पंचायत का अध्यक्ष किसी करटाहा को आपस में ही चुना जाता है तथा इस पद को खड़िया घाट कहा जाता है। कोई करटाहा में से ही चुन लिया है खड़िया घाट को, है ना। पाहन या कालो या गांव का धार्मिक प्रधान होता है। गांव का धार्मिक प्रधान इसे विभिन्न पर्व त्योहारों जैसे कि कर्मा, फागु, पूजा, शादी विवाह आदि के अवसरों पर पूजा पाठ हेतु बुलाया जाता है, जिसको कहते हैं पाहन या कालो। यह वंशानुगत पद है, लेकिन गांव वालों की सहमति से इसे भी हटाया जा सकता है। अभी हम लोग देखिए करटाहा को भी हटाया जा सकता है, इसको भी हटाया जा सकता है। पाहन को गांव वालों की ओर से पहनई जमीन प्रदान की जाती है। करटाहा को जमीन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इसको जमीन दिया जा रहा है। ढोकलो संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। यह खड़िया शासन व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है तथा इसे महापंचायत भी कहा जाता है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी गांवों के प्रमुख प्रतिनिधि जैसे कि महतो, पाहन तथा करटाहा शामिल होते हैं। इस बैठक के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की जिम्मेदारी करटाहा की ही होती है। प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर यानी कि संपूर्ण खड़िया समाज के राजा का चुनाव लोगों के द्वारा इसी सभा के माध्यम से किया जाता है। ढोकलो हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ढोकलो सोहर। ढोकलो का सभापति संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, जिसे ढोकलो सोहर कहा जाता है। इसका चयन ढोकलो में लोगों द्वारा किया जाता है। बड़े मुकदमों का निर्णय राजा द्वारा स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता से किया जाता है। लिखाकड़, लिखाकड़ किसको कहते हैं? यह राजा का सचिव या मंत्री होता है तथा राजा को सामाजिक, राजनैतिक व प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। तिंजौकड़, यह राजा का खजांची होता है तथा आय व्ययों का विवरण तैयार करता है। देवान या फिर दीवान, दीवान पढ़िए तो ज़्यादा जल्दी याद रहेगा। यह राजा का सलाहकार होता है तथा विभिन्न प्रशासकीय मामलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको दीवान कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए अन्य तथ्य। इस समाज में गांव के झगड़ों का निपटारा महतो, पाहन, करटाहा तथा अन्य बुजुर्गों के सामूहिक रूप से एकत्रित होकर किया जाता है। विवादों के निवारण संबंधी सभा में महतो की उपस्थिति अनिवार्य होती है। सर्वसम्मति से दंड आदि का निर्णय किया जाता है। इस जनजाति में महिलाओं को संपत्ति में कोई हिस्सा प्रदान नहीं किया जाता। विधवा या अविवाहित महिलाओं को भरण पोषण हेतु भूमि प्रदान की जाती है। महिलाओं को पंच में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है, परंतु उन्हें किसी मामले में गवाही देने हेतु न्याय सभा में बुलाया जा सकता है। इस समाज में यौन संबंधी अपराधी को मांझी परगना शासन व्यवस्था की सजा बिटलाहा की भांति समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब देखिए विभिन्न संदर्भों में परंपरागत शासन की भूमिका। विकास, शांति व सुरक्षा संबंधी मामलों के संदर्भ में ग्रामीण विकास हेतु रणनीति महतो द्वारा ग्रामीणों के साथ साथ शासन व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों द्वारा मिलकर बनाया जाता है। परंपरागत शासन व्यवस्था की इकाइयों द्वारा ग्रामीणों की सहायता से गांव में शांति व सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। धार्मिक कार्यों के संदर्भ में, अब देखिए धार्मिक कार्यों के संदर्भ में पूजा पाठ, पर्व त्योहार आदि के आयोजन हेतु तिथि का निश्चय गांव के धार्मिक प्रधान व वरिष्ठ सदस्यों द्वारा किया जाता है। विवादों के संदर्भ में महतो द्वारा ग्रामीणों की सभा में विवादों का निपटारा किया जाता है। विवादों के निपटारे हेतु आयोजित बैठक में मुंडा, गांव के गणमान्य व्यक्ति तथा विवादों से संबंधित पक्ष शामिल होते हैं। छोटे अपराधों के लिए गांव की सभा में दंड का निर्धारण किया जाता है। महतो के निर्देशन में ही जमीन का भी बंटवारा किया जाता है। देखिए सभी के सभी शासन व्यवस्था लगभग समान है। क्या करना है विकास संबंधी, क्या करना है धार्मिक संबंधी, बस कुछ कुछ पद है जिसका नाम अलग अलग है। कहीं कहीं महतो है हेड, तो कहीं मांझी है, तो कहीं पाहन है, तो कहीं मुंडा है। बस यही डिफरेंस आपको याद करना है। बाकी जो बेस चीज़ें हैं वो तो सब में समान ही हैं, कुछ अलग नहीं है। यौन अपराधों के संदर्भ में यौन अपराधों का निपटारा महतो या गांव के बुजुर्गों द्वारा किया जाता है। यौन अपराधों के दोषी व्यक्ति को गांव या समाज से बहिष्कृत करने का दंड दिया जाता है, जो बिटलाहा की भांति होता है।
भात भीतर या शुद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति को क्षमादान देते हुए पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। तो सब में तो लगभग एक ही चीज़ है, सब में सेम ही है। तो आप इसको देखिए, टेबल है, टेबल के स्तर पे आप जल्दी रटिएगा। ग्राम स्तर, अंतर्ग्रामीण स्तर, समुदाय स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जिसको छांदिया कहा जा रहा है, और जाति पंचायत जिसे धीड़ा कहा जा रहा है। अंतर्ग्रामीण स्तर खूंट पंचायत है, पढ़ा पंचायत, और समुदाय स्तर पर ढोकलो पंचायत या महापंचायत। ठीक है, अब सबका पद का नाम फटाफट रटिए। महतो या प्रधान है, जो इस गांव का प्रधान है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का। नेगी महतो का सहयोगी है। करटाहा जो है शासन व्यवस्था का संचालक है। कालो या पाहन जो है धार्मिक प्रमुख है। डंडिया जो है पहाड़ी खड़िया का गांव प्रमुख है। दिहुरी पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रमुख है। डंडिया जो है धीरा का सभापति है, जो यानी कि जाति पंचायत धीरा है उसका सभापति है ये। खड़िया घाट खूंट का अध्यक्ष को कहते हैं। ढोकलो सोहर खड़िया समाज का राजा कहलाता है। लिखाकड़ जो है राजा का मंत्री या सचिव कहलाता है। तिंजौकड़ जो है राजा का खजांची है। दीवान जो है राजा का सलाहकार है। ठीक है, कहीं दीवान सबसे हेड होता था, यहाँ सलाहकार है। यही डिफरेंस है सब शासन व्यवस्था में, उसको आपको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था। एक बार में पूरा शासन व्यवस्था शुरू कीजिए पढ़ना, तो पूरा पढ़िए एक बार में, बीच में बिना रुके पूरा पढ़िए, तभी जल्दी अंतर समझ में आता है। रुक रुक के पढ़िएगा कि एक दिन एक शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, दूसरे दिन दूसरा, तो वैसे नहीं चलेगा। अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था को देखिए। झारखंड के अन्य जनजातियों की स्वशासन व्यवस्था। जाति पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं। नवीनतम पुराण के जुड़ने पर 33 हो जाएगी पाई जाती हैं, तथा इन सभी जनजातियों में स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान है। इनमें से प्रमुख जनजातियों की स्वशासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण पीछे के अध्यायों में दिया जा चुका है। अन्य जनजातियों की व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होगा। इसका संक्षिप्त व सारणीवार विवरण आगे दिया जा रहा है। चलिए, तो हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जो जनजाति है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, है ना। पहला जनजाति देखिए, लोहार या लोहरा। इस जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है, परंतु अपनी जातिगत समस्याओं को सुलझाने हेतु इनकी जाति पंचायत होती है। दो गांवों के बीच के विवादों का निपटारा किसी खास मौके पर निर्मित अंतर्ग्रामीण परिषद के द्वारा किया जाता है। अब देखिए भूमिज। इस जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है। इस जनजाति में पैतृक संपत्ति का बंटवारा भाइयों में बराबर बराबर किया जाता है। यदि किसी परिवार में पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता है। इस जनजाति में समगोत्रीय या सगोत्रीय विवाह को मान्यता प्रदान नहीं है। अगला है महली। इस जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। किसकी? महली की। परंतु गांव स्तर पर पंचायत का गठन किया जाता है तथा इसी के माध्यम से आपसी विवादों का समाधान भी किया जाता है। इस जनजाति के जातीय मामलों के समाधान हेतु 12 गांवों की सभा का गठन किया जाता है, जिसे पर्चा कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, थोड़ा कुछ नया बात जो किसी भी जनजाति में होगा। अपराधी को आर्थिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं। गंभीर अपराध के दोषी को सामूहिक भोज देने की सजा सुनाई जाती है। महली हो गया। अब माल पहाड़िया है। माल पहाड़िया को देखिए। इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी या मुस्तगिरी कहलाता है। मांझी या मुस्तगिरी किसका? माल पहाड़िया का। मांझी की सहायता गोड़ाई तथा दीवान करते हैं। पंचायत का फैसला सभी को मानना होता है तथा निर्णय की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। 2 या अधिक गांव के विवाद को अंतर्ग्रामीण पंचायत द्वारा सुलझाया जाता है, जिसका मुखिया सरदार कहलाता है। इस जनजाति में बिटलाहा जैसी सजा का प्रावधान नहीं है। किसमें? माल पहाड़िया। अब दूसरे आ गए इसके सौरिया पहाड़िया। माल पहाड़िया की ही भांति इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। मांझी का मुख्य कार्य सभी प्रकार के झगड़ों का निपटारा करना होता है, साथ ही वह धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन भी करता है। मांझी की सहायता गिरी, कोतवार, भंडारी तथा गोड़ाइत करते हैं। इस व्यवस्था में 15 से 20 गांव में एक नायक तथा 70 से 80 गांव पर एक सरदार की व्यवस्था होती है। 15 से 20 गांव एक नायक, 78 से 80 गांव एक सरदार। ठीक है,
इन दोनों का कार्य अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करना होता है। इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं। किसके बारे में? करमाली। नाम लेना हम भूल गए थे, ठीक है, तो पहले याद कर लीजिए, करमाली के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, करमाली। इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। करमाली गांव में जाति पंचायत का प्रधान मालिक कहलाता है। यह पद वंशानुगत होता है। मालिक गांव के विवाह, गोत्र, यौन अपराध आदि मामलों का निष्पादन करता है। परगना स्तर पर सतगवैया नामक पंचायत होती है, जिसका प्रमुख कार्य अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करना होता है। इसका प्रमुख परगना मालिक कहलाता है। क्या कहलाता है? परगना मालिक कहलाता है। परगना से ऊपर 20 से 22 गांवों की एक पंचायत होती है, जिसे बाईसी कहा जाता है। इस जनजाति में शारीरिक के साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। गौड़ाई द्वारा पंचायत की बैठक की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? गौड़ाई के द्वारा। करमाली पढ़ लिए। करमाली एक बार और पढ़ लीजिए, टाइम लगा के वीडियो पॉज कीजिए और करमाली को एक बार और पढ़ लीजिए, क्योंकि जानकारी इसका अच्छा दिया हुआ है। अगला चलिए, परहैया। परहैया में गांव पंचायत का मुखिया महतो कहलाता है तथा इसका सहायक महतो या खतो कहलाता है। महतो द्वारा प्रथागत नियमों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक गांव में एक जाति पंचायत होती है, जिसे भैयारी या जाति गोट कहा जाता है। 8 से 10 गांवों को मिलाकर एक अंतर्ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, जिसे कारा भैयारी कहा जाता है। यह एक या अधिक गांवों के विवादों का निपटारा करता है। गांव के धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन महतो द्वारा ही किया जाता है। गांव के कल्याण हेतु बैगा द्वारा पूजा पाठ आदि संबंधित क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है। ये परहैया हो गया। अब पढ़िए कोरबा। कोरबा या कोरवा। कोरबा या कोरवा किसको कहते हैं? कोरबा जनजाति की अपनी जाति पंचायत पाई जाती है। इसके माध्यम से शादी विवाह, यौन अपराध, जमीन जायदाद, संपत्ति का बंटवारा, तलाक, डायन बिसाही आदि से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है। अंतर्ग्रामीण विवादों के निपटारे हेतु बड़ा मुखिया नामक पद का प्रावधान है। इस जनजाति में गवाहों को शपथ दिलाकर आरोपों की सत्यता का पता लगाया जाता है। जाति से बाहर विवाह करने पर व्यक्ति को बिटलाहा की ही भांति समाज से निष्कासित किया जा सकता है। समाज से निष्कासित व्यक्ति भोज भात के द्वारा पुनः समाज में शामिल किया जा सकता है। इस प्रथा को भात भीतर कहा जाता है। अब देखिए असुर के बारे में पढ़िए। असुर पंचायत के प्रमुख अधिकारी महतो, बैगा, पुजार तथा गोड़ाइत होते हैं। असुर पंचायत में गांव के सभी वयस्क पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक मिलकर पंच का निर्माण करते हैं। गांव के सभी विवादों का निपटारा पंच द्वारा ही किया जाता है। पंच द्वारा शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। अब चलिए बिरहोर के बारे में पढ़ते हैं। बिरहोर किसको कहेंगे? बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं, जिसे टंडा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। यह टंडा ही बिरहोरों का सर्वोच्च संगठन है। इसका मुखिया मालिक या नाया कहलाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। नाया का सहयोगी दिगवार व कोतवार कहलाता है। गांव के विवादों को सुलझाने हेतु टंडा तथा नाये के साथ साथ सभी परिवारों के मुखिया की भी सभा होती है, जिसमें विवादों का निपटारा किया जाता है। इसको एक बार और पढ़ रहे हैं। गांव के विवादों को सुलझाने हेतु टंडा तथा नाये के साथ सभी परिवारों के मुखिया की सभा होती है, जिसमें विवादों का निपटारा किया जाता है। अगला देखते हैं बिरजिया। बिरजिया जनजाति की परंपरागत जाति पंचायत को कुटुमाइत कहा जाता है। बिरजिया जनजाति में जाति पंचायत के मुखिया को हाकिम कहा जाता है। बिरजिया जनजातीय पंचायत द्वारा ही सभी प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है और इनकी जाति पंचायत में बैगा, बेसरा, धावक तथा गांव के बुजुर्ग व सम्मानित लोग शामिल होते हैं। बिरजिया हो गया। अब आ गए सबर पर। सबर जनजाति की अपनी जाति पंचायत होती है, जिसका प्रमुख प्रधान कहलाता है। प्रधान की सहायता गोड़ाइत करता है, जो प्रधान के सभी आदेशों एवं संदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जाति पंचायत द्वारा ही गांव के सभी विवादों का निपटारा भी किया जाता है। जाति पंचायत के सभी पद वंशानुगत होते हैं। सबर हो गया। खोंड देखिए।
खोंड, खोंड जनजाति में गांव के मुखिया को गौटिया कहा जाता है। इसको कहीं भी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो गांव के सभी विवादों का समाधान करता है। वर्तमान समय में इस जनजाति में यह पद विद्यमान नहीं है, ऐसा भी पूछेगा। वर्तमान समय में इस जनजाति में सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। अब आइए बतूड़ी। बतूड़ी जनजाति में परंपरागत पंचायत व्यवस्था पाई जाती है, जिसका प्रधान दोहर कहलाता है। क्या कहलाता है? दोहर कहलाता है। यह पद वंशानुगत होता है तथा यह धार्मिक क्रियाकलापों का भी संपादन करता है। इस जनजाति में सभी विवादों का निराकरण पंचायत द्वारा ही किया जाता है। अंतरग्रामीण पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। समगोत्र विवाह को गंभीर अपराध माना जाता है, मतलब गोत्र में विवाह नहीं करना है। किसान के बारे में देखिए। इस जनजाति में जाति पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जो गांव के विवादों को निपटाने का कार्य करती है। कई गांवों को मिलाकर परगना पंचायत की स्थापना होती है, जो अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। पंचायत के प्रमुख अधिकारी महतो, कोतवाल तथा सरदार होते हैं। पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत के संचालन का सारा खर्चा देना पड़ता है। अब देखिए बंजारा। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। गांव की समस्याओं के निवारण हेतु एक सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रमुख नायक होता है। इसको भी याद कीजिएगा। नायक का चुनाव बंजारा जनजाति के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। यहाँ बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, सारा जनजाति 33 का 33 जनजाति हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। इसी बुक से कवर तो करना ही है सब टॉपिक को। और शासन व्यवस्था और जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हम लोग के झारखंड के लिए, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। इस जनजाति की यानी कि भिंजिया जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है, जिसके प्रधान मादी तथा गद्दी होते हैं। जातीय मामलों का निराकरण जातीय पंचायत में ही किया जाता है। इस जनजाति में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं, जिसका प्रमुख जो है करटाहा कहलाता है। करटाहा ही सभी प्रकार के विवादों का निराकरण करता है तथा इसका फैसला अंतिम व सभी को मान्य होता है। इस जनजाति में गौमांस का भक्षण वर्जित है, यानी कि बिंझिया जो है वो गौमांस नहीं खाते तथा गौमांस का भक्षण करने पर समाज से बहिष्कृत करने का प्रावधान भी है। कुछ अपराधों के मामले में गांव को सामूहिक भोज देने पर समाज से बहिष्कृत लोगों को पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। गोंड जनजाति के बारे में देखिए। इस जनजाति में जाति पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जिसका मुखिया बैगा होता है। इसे सयाना भी कहा जाता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मुखिया जो है बैगा होता है, उसको सयाना भी कहते हैं। गांव के सभी विवादों का निपटारा जाति पंचायत में ही किया जाता है, जहां सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। पंचायत द्वारा सुनाए गए फैसले की अवहेलना करने पर व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। क्षमा मांगने एवं जाति भोज देने पर बहिष्कृत व्यक्ति को पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। गोंड के बारे में इतना बात बताया आपको। अब देखिए चेरो के बारे में क्या बोलता है। चेरो जनजाति में स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान है, जिसकी अपनी पंचायत होती है। इस जनजाति में गांव तथा अंचल स्तर के पंचायत का प्रधान मुखिया तथा जिला स्तर के पंचायत का प्रधान सभापति कहलाता है। अंचल स्तर वाला प्रधान मुखिया कहलाएगा, जिला स्तर वाला प्रधान सभापति कहलाएगा, ठीक है। पंचायत के निर्णय का उल्लंघन करने पर दोषी को जाति व समाज से बहिष्कृत करने का भी प्रावधान है। इस जनजाति में जाति या गोत्र के बीच मामलों के निपटारे हेतु भैयारी पंचायत की व्यवस्था होती है। भैयारी पंचायत में प्रमुख पद महतो, सभापति, छड़ीदार व पंच के होते हैं, ठीक है। अगला है चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली विद्यमान नहीं है। कई गांव मिलकर अंतरग्रामीण पंचायत का गठन करते हैं, जिसका प्रमुख राजा कहलाता है। राजा की सहायता दीवार या पाने रेख आदि द्वारा की जाती है। इस जनजाति की शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं। सभी विवादों का निपटारा अंतरग्रामीण पंचायत द्वारा प्रथम नियमों के आधार पर किया जाता है। अगला है बेदिया। बेदिया जनजाति में व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली पाई जाती है। गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। इसे महतो भी कहा जाता है। गांव के स्तर पर सभी मामलों का निपटारा प्रधान ही करता है तथा इसका सहयोगी गड़ौत कहलाता है। क्या कहलाता है? गड़ौत कहलाता है। कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतरग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया सरकार कहलाता है। बेदिया जनजाति में समाज के सर्वोच्च स्तर पर निर्मित पंचायत के प्रमुख को परगनैत कहा जाता है। इस जनजाति के शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं। इतना बात हम लोग बेदिया के बारे में पढ़े हैं ना, कि इसका सबसे
सर्वोच्च जो पद है वो परगनैत होता है। चलिए अब चलते हैं कोरा जनजाति के बारे में। कोरा जनजाति की अपनी परंपरागत ग्राम पंचायत होती है जिसका मुखिया महतो कहलाता है। महतो की सहायता के लिए प्रामाणिक तथा जोग मांझी को 2 पद हैं। ग्राम पंचायत में प्रचलित रीति रिवाजों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। जो नियम बना है उसी पर चलेगा। अब हम लोग आ गए गोड़ाइत पर। ठीक है, गोड़ाइत के बारे में देखते हैं। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित पंचायत व्यवस्था नहीं पाई जाती। इस जनजाति में विभिन्न मामलों का निपटारा जाति पंचायत के माध्यम से किया जाता है जिसका प्रमुख दरीना कहलाता है। क्या कहलाता है? दरीना। इस जनजाति में पिता की संपत्ति पुत्रों में बराबर बराबर विभाजित की जाती है तथा पुत्री को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। तलाक एवं विधवा विवाह के मामले जाति पंचायत के पास सुनवाई के लिए जाते हैं। किसके पास जाते हैं? जाति पंचायत के पास। अब देखिए कवर में आ गए हम लोग। कवर को कवर करना है। इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है जिसका मुखिया सयाना कहलाता है। क्या कहलाता है? सयाना कहलाता है। जाति पंचायत के अतिरिक्त इसकी ग्राम पंचायत भी होती है। इसका मुखिया पटेल या प्रधान कहलाता है। कई गांवों से मिलकर अंचल स्तरीय पंचायत का भी गठन किया जाता है जो अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। कई अंचलों को आपस में मिलाकर एक केंद्र पंचायत का गठन किया जाता है जो संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, केंद्र पंचायत का भी गठन होगा जो सभी विवादों का निपटारा करेगा। कोल है। इस जनजाति में परंपरागत पंचायत का व्यवस्था पाया जाता है जिसका मुखिया मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। इस पंचायत में गांव के सभी मामलों का निपटारा किया जाता है तथा पंचायत का फैसला सभी को मान्य होता है। अब अगला चलिए खरवार जनजाति। खरवार पे आ गए हम लोग ना। खरवार जनजाति में जाति पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है तथा इसका प्रमुख मुखिया कहलाता है। गांव के प्रायः सभी मामले जाति पंचायत द्वारा ही सुलझाए जाते हैं। 2 या अधिक गांव के विवादों का निराकरण अंतरग्रामीण पंचायत द्वारा किया जाता है। 4 गांव के पंचायत को चट्टी, 5 गांव के पंचायत को पचौरा तथा 7 गांव के पंचायत को सतौरा कहा जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा पंचायतों का निर्णय नहीं मानने पर उससे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब पढ़िए बैगा। इस जनजाति में परंपरागत रूप से जाति पंचायत की व्यवस्था विद्यमान रही है जिसका प्रमुख मुकद्दम कहलाता है। यह पद वंशानुगत होता है। मुकद्दम की सहायता के लिए ग्रामीणों द्वारा निर्वाचित 2 पद सयाना तथा सिख होते हैं। पंचायत के फैसले को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य संदेश वाहक करता है जिसे चारीदार कहा जाता है। एकदम याद कीजिए, यही सब तो है जो पूछेगा आपको। ये चारीदार, सयाना, सिख जो हाईलाइट करके लिखा है वो आपको एकदम रट लेना है। मुकद्दम भी रट लेना है। ठीक है, तो अब लगता है ख़त्म हो गया। कि और है? नहीं, ख़त्म हो गया। तो शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ लिए। पूरा शासन व्यवस्था ख़त्म हो गया है। एक बार में पूरा वीडियो देखिए, एक बार में पूरा शासन व्यवस्था को रिवीजन कीजिए। वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 5 बार देखिए, लेकिन इसको कंप्लीट कीजिए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।